जय भीम नव बुद्धाय। साथियों, हमारे भारत की जो विरासत है उस विरासत को बचाने के लिए आज हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर जिस अवस्था में है उस धरोहर को बचाने की आज बहुत आवश्यकता है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जो समाज जो कौम अपना इतिहास भूलते हैं वो कौम अपना इतिहास नहीं बनाती है। हमारे साथ यही हुआ है क्योंकि हमने हमारा इतिहास खोया है। इसके लिए हमें अपना इतिहास फिर से उजागर करने की कोशिश करनी चाहिए। तो साथियों, ऐसे ही हमारे धरोहर को आज हम उजागर करने वाले हैं। आज जिस धरोहर पर हम आज जा रहे हैं वो धरोहर है पुणे डिस्ट्रिक्ट में जो मावल प्रांत आता है। इस मावल प्रांत में पाटन नाम की ऐतिहासिक धरोहर है जो 3 विभागों में विभाजित है। फिर भी आज जिस लेनी पर हम जा रहे हैं उस लेनी में एक चैत्य गृह भी है। तो आज हम उसके बारे में जानकारी लेंगे, उसका आज दर्शन भी करेंगे, किस तरीके की आज अवस्था में है, किस तरीके से जाना पड़ता है, ये सारी बातें आज हम आज के ब्लॉग में देखेंगे। तो साथियों, मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए, आपको हमारा इतिहास क्या है उसकी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए साथियों, हमारे साथ बने रहिए। सुबह जल्दी निकलकर मैं ट्रेन से लोनावाला के लिए निकला। लोनावाला जाने के लिए मैंने सुबह की डेक्कन क्वीन पकड़ी और मैं लोनावाला रेलवे स्टेशन पर करीबन 10 बजे तक आ पहुंचा। 10 बजे के बाद मैंने 10:05 का लोनावाला से पुणे जाने वाली लोकल ट्रेन पकड़ी और उस ट्रेन से मैं मलौली रेलवे स्टेशन के लिए निकला। मलौली रेलवे स्टेशन करीबन एक 5 से 10 मिनट की दूरी पर है। ये रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए मैंने जिस ट्रेन का सहारा लिया था वो पुणे जाने वाली लोकल ट्रेन है और ये 10:05 की थी, लेकिन ट्रेन की वजह से लेट हो चुकी थी, इसीलिए मुझे वो मिल पाई। अभी मैं लोनावाला से मलौली रेलवे स्टेशन पर उतर रहा हूँ। तो ये रेलवे स्टेशन आते समय आपको ये मलौली का बोर्ड दिखाई दे रहा है। तो मैं यहाँ मलौली पर उतरकर अभी मैंने मेरा रास्ता तय करना है। तो ये रेलवे स्टेशन पे उतरने के बाद मैं इस कच्चे रास्ते से गांव में एंट्री करने के बाद मैं कच्चे रास्ते से यहाँ से मैंने अपनी ट्रैकिंग शुरुआत की है। रास्ता बिल्कुल साफ है, इतनी कठिनाई है नहीं रास्ते में। तो मैं पाटन बौद्ध लेने के लिए निकला हूँ और ट्रैकिंग करने के लिए मुझे यहाँ से गांव के पिछले हिस्से से मुझे लेनी के निचले स्तर पर जाना है। तो इसीलिए मुझे यही रास्ता तय करना पड़ता है। साथियों, धूप बहुत है क्योंकि मैं आया हूँ, वो टाइम है 11 बजे का, लगभग 10:30-11 बजे का समय है और मैं इस रास्ते से निकल पड़ा हूँ और मैंने इस रास्ते से ही लेनी के निचले स्तर पर जाने की सोची है और यहीं से ही एक एकमेव रास्ता है जहाँ से आप इस लेनी तक जा सकते हैं। यहाँ से मैं शुरुआत कर रहा हूँ मुझे लेनी तक पहुँचने के लिए। यहाँ से जो रास्ता निकलता है आप इसी रास्ते से आराम से जा सकते हैं, लेकिन ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ये रास्ता आप सीधा पकड़कर ऊपरी हिस्से में जाना है। जो आपको रास्ता ऐसा लगेगा कि जो रास्ते में किसी गाड़ी की या किसी तरीके का वाहन जो है वहाँ से आता जाता हो। तो ये निचले स्तर पर मैं आने के बाद मैंने यहाँ से मेरी ट्रैकिंग की शुरुआत की है। हालांकि यहाँ से मुझे ट्रैक करना है तो मैं इस तरीके से ट्रैकिंग के लिए शुरुआत कर चुका हूँ। यहाँ के जो पेड़ है वो इतने बड़े तो है नहीं, लेकिन ऊपरी हिस्से के पेड़ बड़े हैं। निचले स्तर पर मुझे कड़ी धूप में इन पेड़ों में से गुजरना पड़ता है। हालांकि थोड़ा सा रिस्की भी है क्योंकि अकेला था। साथियों, फिलहाल मैं इस जगह पर आया हूँ, पहाड़ी इलाका है, जंगल का रास्ता है। तो जाहिर सी बात है रास्ता देखना पड़ता है। अगर आप नए हैं तो किसी को साथ में लेकर जरूर आइए, क्योंकि ये जो रास्ता है ये रास्ता आपको सही से नहीं पता है तो आप इस जंगल में भटक सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे रास्ते निकलते हैं।
तो फाइनली ये रास्ता है। अगर आप यहाँ से आते हैं तो आप ये समझ के आइए कि आपको एक नाला क्रॉस करना है। नीचे से जब आप आते हैं तो आपको नाले के पहले नहीं आना है। ये जो छोटा सा नदी का छोटा सा ये नाला कह सकते हैं, नाले से अच्छा बेहतर है ओड़ा कहते हैं हम लोग। तो ये जो ओड़ा है इसको आप क्रॉस ना कीजिए। जब तक आप उस तरफ है सीधा ऊपर तक आइए। आते समय आपको यहाँ पर ये क्रॉसिंग मिलेगा, उसी से ही आपका सीधा रास्ता है। अदरवाइज़ आप बीच में कहीं घुसते हो तो आप फंस सकते हैं, क्योंकि ये भूल भुलैया है। ये जो रास्ता है साथियों, ये भूल भुलैया जैसा रास्ता है। आप देख सकते हैं मैं अभी इस घने जंगलों से, यानी कि इन पहाड़ों में जो जंगल है, ये जंगल से गुजर रहा हूँ। तो सीधी सी बात है, आपको कई जगह पर ये झाड़ी होती है। अभी तो सीज़न मानसून का नहीं है, इसलिए आपको थोड़ा सा रास्ता ओके रहेगा। आप मेरे बारिश का वीडियो देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे रास्ता देखने के लिए नहीं मिलता है, आपको करना पड़ता है। तो ऐसे में आज तो समर वेकेशन का टाइम है, तो सीधा रास्ता आपको दिख सकता है। लेकिन अगर मानसून में आते हो तो मानसून में आपको ये रास्ता नहीं दिखता है साथियों। तो साथियों, अभी हम आए हैं पाटन बौद्ध लेनी में। लेनी के अंदर आते ही हमें एक चैत्य गृह देखने के लिए मिलता है। चैत्य गृह का जो गर्भगृह है वहाँ पर एक स्तूप देखने के लिए मिलता है। तो थोड़ा सा हम इस पाटन लेनी के बारे में जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको भी ऐसे धरोहर के बारे में जानकारी मिल सकती है। दोस्तों, लगभग ईसा पूर्व 3री शताब्दी में भारत में ये लयन स्थापत्य का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। वो चक्रवर्ती सम्राट अशोक से है। उसके बाद जब हम सातवां सम्राट के समय में आते हैं तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को मामले आहार कहा जाता था। यानी कि ये सातवां साम्राज्य का एक शासन का एक विभाग था, जिसको आहार कहते हैं। जैसे नासिक में नासिक का त्रिरश्मि लेनी है, उसे गोवर्धन आहार कहा जाता है। वैसे ही ये मावल प्रांत को उस समय में मामले आहार कहा जाता या मामड़े आहार कहा जाता था। तो ये इस समय में लेनी का निर्माण कार्य शुरू हुआ था। लगभग 200-300 साल तक यहाँ पर बहुत पैमाने पर लेनियों का निर्माण हुआ है, क्योंकि ये जो रास्ता है ये प्राचीन व्यापारी राजमार्ग है। जैसे मुंबई से यानी कि सोपारा से निकलते हुए हम कल्याण बंदर में आते हैं, और कल्याण से जब हम बोरघाट या नाने घाट, मावल घाट, थल घाट, ये जो 3 घाट यानी कि थल घाट यानी कि आज का कसारा घाट है, बोरघाट यानी कि आज का जब हम राजमाची फोर्ट के इधर से आते हैं उसे बोरघाट यानी कि यही हमारा मावल है, और तीसरा जो है वो नाने घाट, जो कि जुन्नर के लिए आज उसे मालशेज घाट भी कहते हैं। तो ऐसे ही ये धरोहर निर्माण हुए हैं। तो ये व्यापारी मार्ग पर धरोहर निर्माण करने के लिए ऐसे कुछ तो वजह थी जो इसको निर्माण करने की कोशिश की है। हालांकि इसे देखेंगे तो एक ही लेनी है। यहाँ पर एक ही लेनी में एक ही चैत्यगृह है, और यहाँ पे कोई भिक्खु निवास हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई नहीं था, या यहाँ पर प्रार्थना स्थल है, यानी कि वहाँ पर भिक्खु रहा करते थे।
इसके बारे में पहला जिक्र हुआ है, जो हमें इसके बारे में जानकारी हासिल होती है वो जेम्स फर्गुसन इनके द केव्स एंड टेम्पल इस किताब में। इस किताब में जेम्स फर्गुसन इन्होंने ये कहा है कि ये जो आयरा नाम का विलेज है, इस विलेज में ये लेनी है। अभी जब हम गांव में आते हैं तो हमें यहाँ किसी भी आयरा नाम का गांव यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलता है। तो आयरा ये गांव पाटन गांव का पुराना नाम है। तो उस समय में जेम्स फर्गुसन ने इस लेनी का जिक्र आयरा गांव में ये लेनी है इस तरीके से किया है। यानी कि वैसे फर्गुसन इन्होंने बहुत सारे लेनियों की जानकारी अपने द केव्स एंड टेम्पल इन इंडिया ये जो किताब लिखी है वो जेम्स बर्जेस और जेम्स फर्गुसन इन दोनों ने साथ में लिखी है। तो जेम्स बर्जेस का भी इसमें योगदान रहा है और जेम्स फर्गुसन का भी रहा है। तो इन दोनों ने ये जो लयन स्थापत्य है यानी कि महाराष्ट्र में जितने सारे लेनी है उनका भी जिक्र किया और तमाम इंडिया में जितने सारे लेनी है उसका भी जिक्र किया है। तभी हमें ये पता चलता है कि इस वाकई में ये लेनी का जिक्र जेम्स फर्गुसन के ही किताब में हुआ है। हालांकि जब उसके पहले हम जानते हैं तभी पहले इसका जिक्र नहीं हुआ है। उसके बाद ये लेनी ब्रिटिश जाने के बाद ब्रिटिश के पश्चात ये लेनी पूरी तरीके से हाइड हो चुकी थी, यानी कि किसी को भी इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था। जो इस किताब को पढ़ते थे उनको ये लेनी के बारे में पता था। हालांकि गांव वाले भी इस लेनी से अनजान थे। तो कुछ साल पहले इस लेनी का फिर से संशोधन हुआ। यहाँ के कुछ स्थानिक लोगों ने यानी कि जो स्थानिक लोग थे उन्होंने इसका फिर से संशोधन किया और पता चला कि नहीं, यहाँ पर एक स्तूप है। तो इसके पहले इस स्तूपों की शायद पूजा होती होगी, क्योंकि किसी और संप्रदाय के लोगों को ये अपने भगवान का या किसी सुनसान जगह पर है तो सीधी सी बात है उन्होंने इसको इस जगह का मालिक कहा होगा या बहुत सारी संकल्पनाएं होती है गांव में। तो उसी तरीके यहाँ पे पूजा भी करते थे, लेकिन वो रेगुलर पूजा नहीं थी। कई बार कोई लोग आए तो पूजा करते, तो इस तरीके का यहाँ पे काम भी चलता था। हालांकि जब गांव वालों ने कुछ स्थानिक बौद्ध अनुयायी होंगे उन्होंने इसका संशोधन किया, फिर से इसको यहाँ पर लोग आने लगे। एक भिक्खु थे वो यहाँ पर रहते थे, कुछ दिन यहाँ पर रहते थे, रह चुके हैं और बाद में वो चले गए। उनके लिए यहाँ पे फ्लोरिंग का भी काम हुआ, जो कि इस तरीके से नहीं करना चाहिए था, लेकिन जैसे ज़रूरी है वैसा काम होना भी चाहिए, क्योंकि ये फ्लोरिंग सीमेंट का किया हुआ है। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से हम देखेंगे तो ये थोड़े से मिट्टी से किया होते तो थोड़ा सा इसमें पुराना टच आ जाता, लेकिन कोई बात नहीं है, इसको बचाने की कोशिश हो रही है, वो इम्पोर्टेंस है। वो कितना पुराना है ये स्तूप देखने के बाद पता चलता है। इसके लिए ये बात नहीं है कि आप इसको उस तरीके से देखें। तो जब ये लेनी को देखते हैं तब ये पता चलता है कि ये जो लेनी है ये लगभग 2000 साल पुरानी है। और हमारी 2000 साल पुरानी वास्तु को अगर हम इस एंगल से देखेंगे तभी हमें ये पता चलता है कि हमारा इतिहास कितना बड़ा है। आज हम पाटन लेनी का इतिहास जानते हैं, तभी हमें ये पता चलता है कि ये पाटन जो लेनी है वो करीबन 2000 साल पुरानी है। और इसमें सातवाहन जो सम्राट थे उस समय में, जिस समय ये लेनी का निर्माण कार्य हुआ था, उस समय में यहाँ पर जो सातवाहन सम्राट हुआ होगा, वो सातवाहन सम्राट जो है वो मेरे ख्याल से सातकर्णी के बाद जो सम्राट आए हैं, वेदश्री के बाद का ही सम्राट हम देख सकते हैं। तो वेदश्री के बाद में जो सम्राट आया है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो गौतमीपुत्र सातकर्णी है, ये गौतमीपुत्र सातकर्णी के अपने दादाजी होंगे, उनके समय में इस लेनी का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। हालांकि ये जो लेनी है, ये लेनी सातवाहनों के समय में ही निर्माण हुई है। तो हालांकि इस समय में सातवाहनों का वर्चस्व था। यहाँ पे कोई शिलालेख हमें देखने के लिए नहीं मिलता है, क्योंकि ये हो सकता है क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने शिलालेख लिखना इम्पोर्टेंस नहीं समझा होगा, क्योंकि उस तरीके की जगह भी नहीं मिली होगी। तो जाहिर सी बात है उन्होंने शिलालेख तो नहीं लिखा है, लेकिन इसको इन्होंने स्तूपों का निर्माण करते समय इन्होंने एक स्तूपों का एक अलग रचना की है। जब हम इस स्तूपों की रचना के आधार पर जाते हैं तभी मुझे ये स्तूप जो कुड़ा बौद्ध लेनी है उसमें लेनी क्रमांक 1 में है, लेनी क्रमांक 5-6 में है, लेनी क्रमांक 9 में है
लेनी क्रमांक 15 में है। ये जो स्तूप है उनकी रचना बिल्कुल इसी तरह की है। उसके बाद आप महाड़ में लेनी में जाएंगे तो लेनी क्रमांक जो 9 है महाड़ की, उसमें भी महाड़ के लेनी क्रमांक 9 में भी उसी तरीके का स्तूपों का निर्माण हुआ था। आप शिरवल में जाते हैं जो सातारा में खंडाला डिस्ट्रिक्ट में आती है, उसमें भी इसी तरीके का स्ट्रक्चर है स्तूपों का। उसके बाद आप ये जो स्तूपों का स्ट्रक्चर है ईसा के बाद का है, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि ईसा के ईसा शुरुआत हुई है तभी से इसका निर्माण इस तरीके का हुआ है। उसके पहले जितने सारे चैत्य गृह है वो अश्वनालाकृति है, और इस तरीके का आयताकृति जो चैत्य गृह बने हैं वो ईसा के बाद के ही है। ये हमें कई सारे शिला जो स्तूप है उससे ये साफ होता है कि ये स्तूप उस तरीके के हैं। अभी हम ध्यान से देखेंगे तभी ये जो स्तूप है इसके बारे में तो हमें ये पता चला ही है कि ये ईसा के बाद के हैं, तो लगभग 2000 साल के पुराने तो है। लेकिन अभी आप ध्यान से देखो, इसको जतन करने की बहुत आवश्यकता है। हमने इसके बारे में जानकारी तो ले ली क्योंकि ये 2000 साल पुराना है। इसमें जो निर्माण करते थे वो सातवाहन सम्राट के समय के हैं। ये जो इलाका है उसे मामलेआर कहा जाता है, मामलेआर कहा जाता था। ये सातवाहन का एक राज्य प्रणाली का राज्य शासन का एक हिस्सा था। और इस लेनी को जिसके लेनी का जिक्र जिस किताब में आता है वो जेम्स फर्ग्यूसन का द केव्स एंड टेम्पल ये किताब है। लेकिन साथियों भी इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसका प्रिजर्वेशन होना जरूरी है। अभी 2000 साल में अगर इसको आगे लेकर जाना है तो क्या करना है, तो साफ बात ये है कि हमें इस लेनी में क्या करना होगा, इसमें एक डोर बनाना जरूरी है। जब हम इसको डोर बनाएंगे तो शायद इसको बचा सकते हैं, क्योंकि स्तूप एक पत्थर में बनाया है, एक पत्थर में ही उसको तराश कर बनाया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस ये जगह है। ये बुद्ध का स्वरूप है, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे जो बौद्ध भिक्खु रहा होंगे, यहाँ पे जो अरहंत भिक्खु रहा होंगे, और उनके समय में ये भगवान बुद्ध का जो स्तूप है ये प्रार्थना स्थल की तरीके से इसे पूजा जाता था। तो ये हमें प्रिजर्वेशन करना उतना ही ज़रूरी है। तो ऐसे हमारे धरोहर को बचाने के लिए आप हमारा सहयोग दे सकते हैं। द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा इनके द बुद्धिस्ट हेरिटेज डिवीजन के आधिपत्य में और समता सैनिक दल के लेनी संवर्धक के यूनिट से ये हम महाराष्ट्र में ही नहीं तो पूरे भारतवर्ष में जो लेनी का जतन करना है, जो हमारे ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें आप भी जुड़ सकते हैं। आप भी हमारे साथ, आप जिस जगह से या जिस जगह पर हमारे धरोहर है वहाँ से आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे जुड़कर हमारे ऐतिहासिक धरोहर को बचाने के लिए योगदान दे सकते हैं। तो साथियों, ये हमने आज के वीडियो में जानकारी ली है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है, इसका अभिप्राय आपको हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। लेनी एक ही है, इसके लिए इसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं है क्योंकि ज़्यादा इसको हम दिखा नहीं सकते क्योंकि एक ही लेनी है। फिर भी कोई बात नहीं है, अगले वीडियो में आपको अच्छा वीडियो दिखाएंगे, कुछ नया दिखाएंगे, ताकि आपको भी देखने के लिए और जानने के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा, ताकि हमारा इतिहास किस तरीके से है इसके बारे में भी आपको और जानकारी मिल जाएगी। तो साथियों, आप हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमारा लास्ट तक वीडियो देखा है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर और भी कुछ जानकारी आपको चाहिए, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए कि आपको कौन से धरोहर का वीडियो देखना पसंद करेंगे, तो हम उस धरोहर का वीडियो बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप पसंद करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर लीजिए। इसको लाइक करना ना भूलिए साथियों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे उतनी ज़्यादा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सकती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए, ताकि ये ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की कोशिश करते हैं। तो इस वीडियो को अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे तो जाहिर सी बात है हमें कुछ हेल्प हो जाएगी, ताकि हम और कुछ वीडियो बना सकते हैं। और साथियों, हमारे इस ऐतिहासिक धरोहर की बचाने की जो कोशिश चल रही है इसमें आप ज़रूर जुड़ जाइए। डिस्क्रिप्शन में हमने
हमारा डिटेल्स दिया हुआ है। अगर हमको हमारे साथ जुड़ना है तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे ज़रूर कॉन्टैक्ट कीजिए। और हमारा वेबसाइट है www.abcprindia.com। इस वेबसाइट में जाकर आप हमारे इस महत्वपूर्ण काम को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं साथियों नए वीडियो में। आज का ये वीडियो आज हम यहाँ पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम और नई जानकारी लेंगे, नए धरोहर की जानकारी लेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यारा भरा जय भीम, नमो बुद्धाय।